हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ले आए हैं आपके लिए एक और फार्माकोलॉजी का एक कार्डियोवास्कुलर का ड्रग जिसका नाम है एंटी हाइपरटेंसिव या वैसोडाइलेटर्स। ठीक है, अब क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और क्या होता है वैसोडाइलेटर्स ड्रग्स, इस वीडियो में ही आपको पता चलेगा। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जब किसी पर्सन को हाइपरटेंशन होता है तो उससे प्रिवेंट कराने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया जाता है। और जो वेसल्स होती है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो उसको डायलेट कराने के लिए वेसो डायलेशन डायलेटर्स ड्रग दिए जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम कवर करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ड्रग होते हैं जो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करते हैं और वेसो डायलेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो द नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे और फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी में कैसे होता है, डोजेज एंड रूट के बारे में बात करेंगे, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, रोल ऑफ नर्स, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इंट्रोडक्शन। Hypertension means persistence elevation of arterial blood pressure। ठीक है, हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है, आर्टरी के अंदर जो हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो एलिवेटेड हो जाता है या उसमें मतलब बदलाव हो जाता है। कैसा? या तो वो बढ़ जाएगा, आर्टेरियल ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, या वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कम हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन, और ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरटेंशन। जब हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mm Hg, नॉर्मल जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है वो। लेकिन हाइपरटेंशन वाली कंडीशन में ये जो ब्लड प्रेशर है वो कहाँ पहुंच जाता है? 140/90 mm Hg से भी ऊपर। ठीक है, नॉर्मल कितना हो रहा है? 120/80 मतलब 120 से 80 के बीच में जो ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल है। लेकिन 120 की जगह 140 से भी ज्यादा जा रहा है और जो डायस्टोलिक है वो 90 से भी ज्यादा जा रहा है तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, जो बड़ी संख्या होती है, जो आगे होती है, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और नीचे वाली जो छोटी संख्या होती है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। जैसे कि यहाँ सिस्टोलिक प्रेशर है 140 और डायस्टोलिक प्रेशर है 90 mm Hg। ठीक है, इफ नॉट ट्रीटेड इट में लीड टू स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। अगर हम हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए, इसका जल्दी से जल्दी ईयरली ट्रीटमेंट नहीं कराया जाएगा तो इससे स्ट्रोक हो सकता है हार्ट के अंदर, हार्ट फेल हो सकता है, मतलब आपको जिसको बोला जाता है हार्ट अटैक, वो भी हो सकता है। रीनल फेल हो सकता है, रीनल जो मतलब आपकी किडनी है वो फेल हो सकती है, और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है। तो अगर हाइपरटेंशन को ठीक नहीं कराया जाए या ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो। अब गोल ऑफ थेरेपी की बात करते हैं। टू लोअर ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली मेंटेन इट विद इन नॉर्मल रेंज विथआउट डिस्टर्बिंग टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, अब मेन जो थेरेपी का जो गोल होता है वो ये होता है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है, 140/90 mm Hg या इससे भी ज़्यादा हो गया है। तो हमारा मेन गोल ये रहेगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उस तक हम कैसे भी करके पहुँचे। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो तो जो आपकी टिश्यू होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट फेल या स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। तो हमारा थेरेपी, जो ब्लड प्रेशर की जो थेरेपी दी जाती है या जो ड्रग दिया जाता है, उसका मेन उद्देश्य या मेन गोल यही रहता है कि जो ब्लड प्रेशर है या जो हमारा जो बीपी है उसको नॉर्मल रेंज तक पहुंचाया जाए, कैसे भी करके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो। बाकी अगर नॉर्मल से थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो उसको ऐसे ही जो बीपी की जो दवाइयाँ होती है, जो पेशेंट होते हैं उनको तो चलती ही रहती है। देन हम बात करते हैं कौन कौन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के। तो यहाँ पे 5 टाइप के दिख रहे हैं, छठा टाइप्स आपको आगे देखने को मिलेगा, और इसमें इसके भी अंदर 5 टाइप्स दिए गए हैं। तो पहला जो है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सीएनएस है, उसके अंदर जो हाइपरटेंसिव की ड्रग है वो कैसे काम, कौन कौन सी ड्रग होती है जो काम करती है सीएनएस पे। सबसे पहला है क्लोनिडीन, जो ड्रग है वो सीएनएस के ऊपर काम करेगी, और मिथाइल डोपा जो ड्रग है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करती है। अब ये कैसे काम करती है
और ये ड्रग कहाँ मिलती है, अब ये कहाँ मिलती है तो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में ही से ही मिलेगी। लेकिन अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है और इसका मेन रोल क्या होता है और कैसे हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। सेकंड आता है गैंग्लियन ब्लॉकर्स। अब गैंग्लियन क्या होता है, देखो गैंग्लियन ब्लॉकर्स के अंदर क्या होता है, गैंग्लियन रिसेप्टर्स एक ऐसा रिसेप्टर है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर तक, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन से जो सिग्नल पहुंचाता है। देखो हमने अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग्स पढ़े थे, लेकिन जो गैंग्लियन जो होता है वो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, इसका मेन यही होता है कि जो जो रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे ब्रेन से उसको स्टॉप किया जाए। किसके ऊपर, जैसे हमारा यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो हाइपरटेंशन को जो हो रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो ब्रेन से सिग्नल आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, उसको कम करने के लिए आता है। किसको कम करने के लिए, जो हाइपरटेंशन हो रहा है उसको कम करने के लिए। अब जो ड्रग है उसका है ट्राइमेथाफेन। थर्ड आता है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, रिजरपिन और ग्वानेथिडीन। जो ड्रग है वो एडेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स के अंदर आती है। फोर्थ है बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसके अंदर प्रोपानोलोल, एट्रोनोलोल और मेट्रोप्रोलोल, ये जो ड्रग्स आती है वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के अंदर आती है। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स या ब्लॉकर्स बोल सकते हैं इसको, तो प्रोजानीन और डोक्सा जोपिन जो सीन, ये जो ड्रग्स है वो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स के अंदर आती है। तो ये मेनली काम करती है एंटी हाइपरटेंसिव को, जो हाइपरटेंशन है उसको ट्रीट करने के लिए। अब हमारा एफ जो है वो वेसोडाइलेटर्स आ जाता है। ठीक है, हमने इस वीडियो का जो हमारा हेडिंग था क्या था, एंटी हाइपरटेंसिव या वेसोडाइलेटर्स। ठीक है, तो हम वही पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे वेसोडाइलेटर्स ड्रग्स। तो सबसे पहला जो वेसोडाइलेटर्स है वो है डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स। हमारी बॉडी के अंदर जो वेसल्स होती है उसको डायरेक्ट डायलेट कर देता है। अब वेसोडाइलेटर्स क्यों यूज होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारी वेन्स होती है, देखो वेसोडाइलेटर्स वेन्स में ही काम करेगा या आर्टरी में भी काम करता है। तो जो हमारी वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, उसके अंदर जम जाता है प्लग। प्लग किसका हो सकता है, वो किसी का भी प्लग हो सकता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल मान लो। अब कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमा हो गया है, तो जो हमारी ब्लड प्रेशर हो वो वैसे ही मतलब हाई है, लेकिन इसमें और हाई हो जाएगी। कैसे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, देखो जैसे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये हमारी दो ये हमारी वेन है, वेन के अंदर क्या हो गया है, यहाँ पे प्लग जमा हो गया है, किसका, अ, ये हो गया है कोलेस्ट्रॉल का प्लग जमा। अब यहाँ से जो भी ब्लड आएगा वो तो नॉर्मली आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा और वो अच्छे प्रेशर से जाएगा। प्रेशर से जाने के कारण क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है ऑलरेडी पहले हाई था, और ज़्यादा हाई हो जाता है इस कंडीशन। तो जो ये वेसोडाइलेटर्स ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जिसके कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। जिसमें आता है हाइड्रालेजिन, मिनोक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड और डाइजाक्सिन डाइजाक्जेड। ये जो ड्रग्स आते हैं वो डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स के अंदर आते हैं। सेकेंड आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसके अंदर आता है निफेडिडीन, एम्लोडिपिन, वेरापेमिल और डिल्टियाजैम। जो ड्रग्स आते हैं वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर आ जाते हैं। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या है और बीटा ब्लॉकर्स जो हमने पहले पढ़ा वो क्या है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स क्या है। तो ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे ब्रेन के, जो कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कराते रहते हैं। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर कि जो बीटा एड्रेनर्जिक क्या होता है, अल्फा एड्रेनर्जिक क्या होता है, और जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ क्या कौन कौन से रिसेप्टर्स काम करते हैं। तो अगर आपको उस वीडियो का वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो कि सर हमें उस पर भी एक वीडियो चाहिए। तो अभी हम पीपीटी लेक्चर्स के माध्यम से ही पढ़ते हैं। कुछ दिन में आपके लिए भी व्यवस्था कर दी जाएगी कि आपको पीपीटी भी मिल जाए, साथ ही साथ हमारा फेस भी आपको इस वीडियो के कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। सी में आता है एसीई। एसीई मतलब होता है एसीई का मतलब होता है एंग्लियोटेंसिन कन्वेंटिंग एंजाइम, जो कि काम करता है हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हाई हो जाता है तो उसको
इनहिबिट करने के लिए काम में आता है, क्योंकि ये है एक वेसोडाइलेटर ड्रग, जिसके अंदर आता है कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल और लिसिनोप्रिल। फोर्थ आता है एंजियोटेंसिव सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, क्योंकि एंजियोटेंसिव हमने इसमें भी पढ़ा था, सॉरी हाँ, एडिनर्जिक पढ़ा था इसमें। इसमें हम पढ़ रहे हैं एंजियोटेंसिव सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें आता है लोसार्टेन और वेल्सार्टेन। ये जो दो टाइप्स के ड्रग आते हैं वो एंजियोटेंसिव सेकंड रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स के अंदर आ जाते हैं। अब देखो, हार्ट है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे मतलब चैनल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल हो गया, डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडाइलेटर्स हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारी इसका मैकेनिज्म होता है हर एक चीज का। अब फिर आता है हमारा डायूरेटिक्स। अब वेसोडाइलेटर्स के लिए डायूरेटिक्स में भी यूज होता है, जैसे थियाजिडी, जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइजिड। लूप डायूरेटिक्स जो होते हैं फूरोसमाइड, और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन। ये जो ड्रग्स होते हैं वो डायूरेटिक ड्रग्स होते हैं। जो डायूरेटिक क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। डायूरेटिक के अंदर हम रखते हैं ऐसे ड्रग्स जो हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, साथ ही साथ जो वाटर होता है, या फिर जो वाटर का एक्सक्रीशन होना है, जैसे किडनी के माध्यम से वाटर का एक्सक्रीशन होता है। तो डायूरेटिक ड्रग्स क्या करते हैं, अगर हमारा जो वाटर का एक्सक्रीशन नहीं होता बॉडी के अंदर से, तो डायूरेटिक ड्रग्स वाटर का एक्सक्रीशन कराता है। साथ ही साथ क्या करता है, ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसको भी ट्रीट कर देता है। हार्ट फेल अगर होने होने की संभावना है तो उसको ठीक कर देता है डायूरेटिक ड्रग्स। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य यही है, मेन मतलब जो रहता है वो क्या कर देता है, हमारे बॉडी से सोडियम की मात्रा को और वाटर की मात्रा को बाहर कराना, इसका मेन उद्देश्य होता है डायूरेटिक ड्रग्स का। तो ये डायरेक्ट जो किडनी होता है उसका फंक्शन को बढ़ा देता है, और हमारी बॉडी से वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे लाइक सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम मतलब जो 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 ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं उनको ये कम कर देता है डायूरेटिक ड्रग्स। फिर आता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे कैसे काम करता है। तो जो डायूरेटिक ड्रग्स होते हैं वो हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण जो कार्डियक आउटपुट और बीपी है वो स्लो हो जाती है। बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण हमारी हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाता है। अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो, सॉरी, अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण वैसोडाइलेशन और डिक्रीज पेरिफेरली रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। एसी इनहिबिटर्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था, इनहिबिट कन्वर्स ऑफ एंजियोटेंसिव 1 और सेकंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डिक्रीज एल्डोस्टेरोन। एआरबीज जो ड्रग्स होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं एंजियोटेंसिव सेकंड रिसेप्टर्स को, जिसके कारण वेसोडाइलेशन हो जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं वो कर देते हैं कैल्शियम एंट्री इनटू वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। क्या कर देते हैं, कैल्शियम की अगर एंट्री हो रही है, कैल्शियम अगर वेसो स्मूथ मसल्स के अंदर कैल्शियम आ रहा है तो उसको इनहिबिट कर देगा, कैल्शियम को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण जो वेसल्स कॉन्ट्रेक्शन हो गई है वो डायलेट हो सके। डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स क्या होते हैं, रिलैक्स आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल्स डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स जो होती है उसके अंदर डायरेक्टली जाके रिलैक्स कर देते हैं, तो वे होते हैं डायरेक्ट वेसो डायलेटर्स। फिर हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। सबसे पहले करता है लोअर सिस्टमिक आर्टेरियल प्रेशर, हमारा जो ब्लड का आर्टेरियल प्रेशर है उसको लो कर देगा। डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड भी डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ का जो वेसल्स है वो डायलेट हो गया है, जिसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड जो थी हार्ट के अंदर वो भी डिक्रीज हो गई है। साथ ही साथ जो वर्कलोड ज़्यादा हो रहा था कुछ प्लग जमा होने के कारण, तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। और रिलीफ सिम्टम्स लाइक हेडेक, अगर हेडेक हो रहा है, डिजीनेस वगैरह हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा और रिलीफ प्रोवाइड करेगी हमारी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है वो। क्योंकि फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में ये आता है जो हम ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, तो वो क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर एक्शन करती है, तो उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं डोजेज एंड रूट के बारे में। तो जो प्रोपोनॉल है वो 40 टू 160 mg पर डे ऑरली दिया जाता है। एटेनोलोल जो है 25 टू 100 mg पर डे ऑरल दिया जाता है। एम्लोडिपिन जो ड्रग है 2.5 टू 10 mg पर डे ऑरली दिया जाता है। और कैप
कैप्टोप्रिल जो ड्रग है वो 25 टू 150 mg पर डे ओरली दिया जाता है। हाइड्रा लेजिन जो ड्रग है वो 10 टू 50 mg 2 to 3 टाइम्स अ डे ओरल और आईवी दोनों टाइप से दिया जाता है। सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड जो ड्रग है वो आईवी इन्फ्यूजन से दिया जाता है इमरजेंसी पे। ये आईवी ही दिया जाएगा इमरजेंसी पे। कैसे? सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड जो ड्रग्स है वो ऐसे दिया जाता है। ये जो ड्रग होता है वो डायरेक्टली वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिसके कारण से जैसे हाइपरटेंसिव वाली कंडीशन है तो वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब डायरेक्ट जो हमारी ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण मतलब नॉर्मल तक पहुंच जाती है, तो वो आईवी ही दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंडिकेशन कब कब हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीनों कंडीशन में हम दे सकते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी अगर है तो हम दे सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस अगर डिजीज है, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं। हार्ट अगर फेल हो गया तो एसी ही इनिबिटर और डायरेटिक्स हम दे सकते हैं। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन पहले से भी है तो हम दे सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और रीनल हाइपरटेंशन में भी हम दे सकते हैं। कब कब हम नहीं दे सकते? तो हाइपोटेंशन अगर है, ब्लड प्रेशर वैसे ही पहले डाउन है, तो हम इसको नहीं देना है, क्योंकि ये जो ड्रग है वो हाइपरटेंशन वाला ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव। तो हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर पहले से ही लो है तो हमें नहीं देना है। सीवियर ब्रेडिकार्डिया और हार्ट ब्लॉक अगर हो गया है तो भी नहीं देना है। प्रेगनेंसी में तो देना ही नहीं है। ब्रोंकियल अस्थमा अगर किसी पेशेंट को है तो बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हो, बाकी नहीं दे सकते। और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में, मतलब अगर ब्रोंकियल अस्थमा भी है तो बीटा ब्लॉकर्स भी नहीं देना है। देखो, क्योंकि वैसे ही ब्रोंकियल अस्थमा पहले से पेशेंट को है, तो उस कंडीशन में अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी नहीं देना है। साइड इफेक्ट्स देखते हैं तो हाइपोटेंशन हो सकता है, मतलब जैसे कि आपका हाइपरटेंशन है किसी पेशेंट को, तो जैसे ही आप ड्रग दोगे तो हाइपोटेंशन वाली कंडीशन कॉज हो जाएगी। मतलब जो नॉर्मल हार्ट रेट होना है उससे भी कभी कभी नीचे आ सकता है हार्ट रेट। डिजीजेस डिजीनेस और फटीग, थकावट लग सकती है। हेडेक हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया हो सकता है बीटा ब्लॉकर्स के कारण। कफ एंड हाइपर कैलेमिया देखने को मिल सकता है। एंकल एडिमा देखने को मिल सकता है। और इम्पोर्टेंस, बीटा ब्लॉकर्स और डायूरेटिक को इम्पोर्टेंस में रखा जाता है। रोल ऑफ नर्स में क्या करती है नर्स? सबसे पहले रिकॉर्ड करती है बीपी बिफोर एंड आफ्टर गिविंग द ड्रग। ड्रग देने से पहले और ड्रग देने के बाद भी बीपी को असेसमेंट किया जाता है। पल्स रेट और रिदम जो है हार्ट की वो भी असेसमेंट किया जाता है। डिजीनेस और फेंटिंग या फिर थकावट वगैरह होती है तो वो भी ऑब्जर्व की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे गिव ड्रग एट द सेम टाइम ईच डे, मतलब डेली एक ही टाइम पे ड्रग देना है। अवॉइड सडन विड्रो हो उसको अवॉइड कराना है। डू नॉट क्रश इंटेंडेड रिलीज टैबलेट, ठीक है? क्रश करके नहीं देना है टैबलेट को, पूरी की पूरी देना है। फिर आता है पेशेंट को एजुकेट करना है। अवॉइड पेशेंट टू चेंज पोजीशन स्लोली। पेशेंट अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो स्लो करे, ऐसा पेशेंट को एजुकेट करना है। एल्कोहल को अवॉइड करवाना है पेशेंट को, और हॉट वेदर से भी अवॉइड करना है। कंटिन्यू मेडिकेशन इफ बीपी और नॉर्मल, ठीक है? पेशेंट को कंटिन्यू मेडिकेशन देना है ताकि बीपी जो है वो नॉर्मल हो सके। इनकरेज लो सॉल्ट डाइट। जो खाने में अगर वो ज़्यादा सॉल्ट खा रहे हैं, ज़्यादा नमक खा रहे हैं, तो उनको पेशेंट को एजुकेट करना है कि लो सॉल्ट डाइट खाएं। एक्सरसाइज करें और वेट कंट्रोल के लिए जो एक्सरसाइज है वो ट्राई करें। वेट कंट्रोल करें अपना। जैसा कोई ओबेसिटी वाला पेशेंट है तो उनको बोलना है कि वेट मैनेजमेंट करें। मॉनिटरिंग करना है आपको, बीपी, पल्स, रेनल फंक्शन और इलेक्ट्रोलाइट्स की मॉनिटरिंग करते रहना है। वॉच फॉर एंकल स्वेलिंग, कफ और वीकनेस, ठीक है? एंकल स्वेलिंग अगर हो रही है, कफ हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, तो ये देखते रहना है और मॉनिटर करते रहना है। अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो डॉक्टर्स को बताना है। रिपोर्ट सीवियर हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया इमीडिएटली, ठीक है? अगर सीवियर हाइपोटेंशन अगर हो रहा है और ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना है, बताना है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिए।